आदाब नाज़रीन, हमारे मसाइल में आपका खैर मकदम है और मैं हूं तहसीन मुनव्वर। हर शख्स की आंखों में मसाइल के हैं आंसू, होठों पे हंसी सिर्फ दिखाने के लिए है। हमारे मसाइल, जब मैं हमारे मसाइल की बात करता हूं तो मैं उस कौम के मसाइल की बात करता हूं जो लगातार मसाइल से जूझती चली आ रही है। हमने पिछले तमाम एपिसोड में जब भी अपने मसाइल की बात की तो उसमें सिर्फ एक बात निकल कर आई कि हमारे मसाइल में सबसे अहम मसला हमारी तालीम का है। अगर हमको तालीम से आरास्ता कर दिया जाए तो जिंदगी के हमारे दीगर मसाइल अपने आप ही हल हो जाएंगे। मगर जब हम तालीम की समत देखते हैं तो वाकई ये एक मसला है। हमारे लिए इदारे बहुत कम हैं। हम जब तालीम की तरफ जाना भी चाहते हैं तो उन इदारों तक हमारी पहुंच मुश्किल हो जाती है। ले देके हमारे पास दो ऐसे इदारे हैं जो तारीखी तौर पर भी देखा जाए तो इसी कौम ने इनका क़याम किया था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया। लेकिन गुज़िश्ता कई वर्षों से ऐसा देखने में आ रहा है कि इन दोनों तालीमी इदारों का जो एक अक़लियती किरदार है, जो इसका हमारे साथ जो जुड़ाव है, जो हमारे साथ इसका एक तरीके से जो एक मिलाप से है, जो हम इसके साथ जुड़े हुए हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के साथ, तो उसको तोड़ने की कहीं ना कहीं कोशिश होती है। लेकिन उसके साथ जब हम ये बात करते हैं तो ये सवाल भी उभर कर आता है कि आज़ादी से लेकर आज तक सिर्फ हमारे पास यही दो तालीमी इदारे क्यों हैं? क्यों नहीं हमने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे और जामिया मिल्लिया इस्लामिया जैसे बेशुमार इदारे अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करने के लिए नहीं खोले? हमारी वो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस, वो तमाम तंजीमें जो हमारे मफाद की बातें करती हैं, वो यहाँ पर क्यों लड़खड़ा जाती हैं? अभी इसी मार्च में जामिया मिल्लिया इस्लामिया को लेकर, उसके अक़लियती किरदार को लेकर जिस तरह की बातें हुई हैं और उसको लेकर अब जो चर्चा हो रही है, जो शोर शराबा हो रहा है, उसमें यह महसूस किया जा रहा है कि ऐन दाखिले के वक्त इस तरह की बात होने से मुस्लिम बच्चे जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया में आ सकते थे, जहां उनको 50% रिजर्वेशन मिला हुआ था, उस पर कहीं ना कहीं चोट पहुंचेगी और उससे उनका जो है मुस्तकबिल मुतासिर हो सकता है। इस बारे में मुख्तलिफ ख्यालात हैं और उन्हीं ख्यालात को जानने के लिए और इस मसले का हल तलाश करने के लिए आज हमारे मसाइल में हमारे दरमियान चार अहम शख्सियात मौजूद हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम इस पर बात करें, मुस्लिम मसाइल पर बात करें, उनकी तालीम पर बात करें और कुल मिलाकर पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत पर भी हमको गौर करना होगा। ये हम आपसे उनका तारुफ करा दें। हमारे दरमियान मौजूद हैं सैयद ज़फ़र महमूद साहब, जो ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सदर हैं। इसके अलावा मुसलमानों की तालीमी और उनकी जहनी और उनकी सलाहियतों को आगे बढ़ाने में इनका बहुत अहम किरदार रहा है। ख़ास तौर से आईएएस में जो बच्चे जाना चाहते हैं, जो सिविल सर्विसेज में बच्चे जाना चाहते हैं, उनकी तरबियत, उनकी कोचिंग वगैरह में इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है और उसे बहुत कामयाबी भी मिली है। आपका खैर मकदम है ज़फ़र महमूद साहब। इसके अलावा हमारे दरमियान मौजूद हैं लेफ़्ट की जानिब से अमीक़ जामई साहब, हम उनका भी खैर मकदम करते हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के इलाक़े में ही वो मिलते हैं और इस लिहाज से जामिया से उनका एक ताल्लुक़ बहुत ही मजबूत है। उनसे भी हम इस पर बात करेंगे। हमारे पास हमारे दरमियान आरएसएस थिंकर और राष्ट्रीय मंच के मीडिया इंचार्ज जनाब यासिर जिलानी साहब भी मौजूद हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया से इनका ताल्लुक़ रहा है, तालिब इल्मी से भी मेरे ख्याल में। तो हमारे ख्याल से ये उस पर बहुत तफसील से रोशनी में डाल पाएंगे। और हमारे दरमियान सीनियर जर्नलिस्ट रिफत जावेद साहब मौजूद हैं, हम उनका भी इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। ज़फ़र महमूद साहब, अभी इस वक्त जामिया मिल्लिया इस्लामिया को लेके जो कोर्ट में मामला चल रहा है, जिसमें हुकूमत ने यह हलफनामा भी दाखिल किया है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो है अक़लियती इदारा नहीं है, उसको लेकर क्या कहा जा सकता है? आपको ले जाता हूँ 1950 का जो ऑर्डर है। देखिए, शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन है, बड़ी अच्छी बात है, होना चाहिए, हम भी उसके हामी हैं। लेकिन ये कि कॉन्स्टिट्यूशन ने शेड्यूल कास्ट के लिए ये तो कहा कि रिजर्वेशन होगा, लेकिन शेड्यूल कास्ट को डिफ़ाइन नहीं किया था। 1950 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकला, उन्होंने कहा कि भंगी, चमार, लोहार वगैरह जिस नाम से जाने जाते हैं, दर्जी, नाई, उस स्टेट की लिस्ट लगा दी जाए इसके अंदर। लेकिन उस पर लिख दिया कि शर्त यह है कि वो हिंदू हों। उसमें 1956 में जोड़ा शर्त यह है कि हिंदू या सिख हों, और 1990 में जोड़ा शर्त यह है कि हिंदू हों या सिख हों या बुद्ध हों। तो अब मुसलमान और ईसाई बच गए एक्चुअली उनको, यानी कि ये ऐसा कहना आर्टिकल 15, 16, 25 सबके ख़िलाफ़ है। तो
ये बात तय हो गई इससे कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं लिखा है, लेकिन उसके बावजूद जो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन चला आ रहा है 1950 से आज तक, वो मज़हब की बुनियाद पे, धर्म की बुनियाद पे है, और धर्म का एक्चुअली नाता उससे निकाल देना चाहिए। लेकिन अब जो मुसलमानों ने या किसी भी कम्युनिटी ने अपने लिए, अपने पैसे से, अपनी ज़मीन का इस्तेमाल करके, अपने आदमियों को लगा करके इदारा बनाया, और वो चलता चला आ रहा है पिछले 50, 60, 70 साल से, उसके बाद अचानक आ करके ये कहना शुरू कर देना कि नहीं साहब ये तो आपका तालीमी इदारा है ही नहीं, और उसके ऊपर ये हवाला देना कि चूँकि पार्लियामेंट के एक्ट से ये यूनिवर्सिटी बना है। तो ये तो अजीब सी बात है, पार्लियामेंट के एक्ट से अगर यूनिवर्सिटी बनी है तो वो फिर सेक्युलर ही होगी, वो किसी एक के लिए नहीं हो सकती। अमीर जामी साहब, पार्लियामेंट एक्ट के तहत अगर जिस इदारे को हुकूमत इमदाद दे रही है तो उसको अक़लियती दर्जा नहीं दिया जा सकता है, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? हम उस दौर में इस बात को कर रहे हैं कि जब हमारे देश में मेडिकल कॉलेजेस के 6 लाख के फीस को 23 लाख साल में कर दिया गया है, जब देश के बड़े बड़े विश्वविद्यालय जो सरकारों ने बनाए थे उनकी स्वायत्ता, मतलब वो उनको निपटाने का पूरा काम कर दिया गया है, जब प्लानिंग कमीशन के ज़रिए उनके सारे बजट्स ख़त्म कर दिए गए हैं, और आप उस दौर में बात कर रहे हैं कि जब इस देश में 73 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 20 रुपए पे गुजर बसर करते हैं। जाहिर सी बात है कि उसमें जब आप मुसलमानों की जामिया मिलिया की बात कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि ज़फ़र साहब तो सचर कमीशन में रहे हैं, उनकी रिपोर्ट से में ये कहा गया कि जो मुसलमानों की हालात है पूरे देश में वो दलितों से भी बदतर, एक परसेप्शन में ये बात कही गई है। तो हमारे परसेप्शन नहीं, डेटा के साथ, एक डेटा के साथ ये बात कही गई कि उनकी हालत इतनी ख़राब है। तो हमारे भारत के संविधान के बनाने वाले लोगों ने हमारी जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं, बेसिकली हम जब जामिया मिलिया की बात या माइनॉरिटी कैरेक्टर की बात करते हैं, मेरा ये मानना है कि हम इसको मुसलमानों तक सीमित ना करें। अल्पसंख्यक का मतलब होता है कि उसमें मुस्लिम समाज भी आ गया, बुद्धिस्ट भी आ गए, सिख समाज भी आ गया, जैन समाज भी आ गया। भारत का संविधान ने इतना अजीम काम किया कि आपको आपकी तहजीब, आपका कल्चर, आपकी संस्कृति, और इवन अगर आप भाषाई अल्पसंख्यक हैं, जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में मेरे कोई ब्राह्मण समाज के लोग हों और वो कर्नाटका में या केरला में कोई एक कॉलेज खोलना चाहें, तो जाहिर सी बात है कि उनकी आबादी वहाँ कम होगी हिंदी बोलने वालों की। अगर वो हिंदी कॉलेज खोलें तो वो उसको माइनॉरिटी स्टेटस कहा जाएगा। रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए हमारे पास कि वो अपने कल्चर को सेलिब्रेट भी करें, प्रिजर्व भी करें, प्रोटेक्ट करने का भारत का संविधान गारंटी करता है। और हम उन सभी इंस्टीट्यूशंस को भारत सरकार की तरफ से फंडिंग देंगे। सर बताएंगे, ज़फ़र साहब संविधान के जानकार हैं, कि ये कहीं पे शर्त नहीं है कि अगर भारत सरकार पैसा दे रही है, मान लीजिए कि सेंट स्टीफन एक माइनॉरिटी स्टेटस का दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, वो माइनॉरिटी स्टेटस है, लेकिन उसको हमारे ईसाई समाज के लोग चलाते हैं, पूरी फंडिंग भारत सरकार की है, इसलिए उसका स्टेटस ख़त्म नहीं हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक जो बाइनरी देश में बनानी है ना, क्योंकि हुकूमतें, आप शिक्षा का क्या हाल है देखिए, कोई इस देश के गरीब बच्चा, रिक्शा चलाने वाले की बेटा बेटी, ठेला चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला, बस ड्राइवर का, किसान मजदूर का लड़का आज प्रदेश के विश्वविद्यालयों में भी नहीं पढ़ सकता। वहां आप जाइए, लेकिन वो IAS भी बन रहे हैं, इंजीनियर भी बन रहे हैं, इस तरह की खबरें आती रहती हैं। देखिए रिक्शा चलाने वालों के बच्चे भी, हम तो ये कह रहे हैं वो ज़फ़र साहब जैसे लोग और जो IAS IPS बना रहे हैं, जो पैसा नहीं लेते हैं उनसे, सुपर 30 चलता है बिहार में, वो गरीब बेचारे लड़के नौजवान कैसे कैसे बन रहे हैं, भारत सरकार का उसमें कोई रोल नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि हमारे विश्वविद्यालय में गुरु नहीं है। इस देश में 70% भारत की केंद्रीय विश्वविद्यालयों का रेशियो है कि वहां पे वैकेंसी खाली है, टीचर नहीं है। मैं यासिर भाई आपके पास आखिर में आऊँगा। रिफत भाई, 70 साल के बाद आज़ादी के भी आज भी हमें माइनॉरिटीज़ के लिए अलग इंस्टीट्यूट चाहिए, अलग वो चाहिए, क्यों नहीं हम सब को एक जैसी तालीम और एक जैसी सहूलियात से जोड़ पाए? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं यहाँ पे। जो माइनॉरिटी स्टेटस के जो मुखालिफ हैं वो अक्सर ये दलील देते हैं कि चूँकि भारत एक सेकुलर मुल्क है तो लिहाजा यहाँ पे एक किसी ख़ास फ़िरक़े या किसी ख़ास कौम के लिए रिज़र्वेशन का जवाज़ नहीं होता है। मेरा कहना यह है कि मौजूदा दौर में पिछले 4 साल से एक ख़ास पार्टी BJP की सरकार है, उसके वज़ीर आज़म जो हैं बारहा ये कहते नहीं थकते हैं कि वो मुसलमानों के कितने हामी हैं। अभी ट्रिपल तलाक का मामला आया, उस पर उन्होंने कहा कि उन्हें मुसलमान बहनों की कितनी फ़िक्र है।
लेकिन वहीं पे जब एक मुस्लिम कौम जो बहुत ही पसमानदा कौम है, हम सब जानते हैं, मैं ख़ुद उस कौम से आता हूँ, और तालीमी रुझान या तालीमी अगर फ़ीसद अगर देख लें तो बहुत ही कम है। तो ऐसे में अगर 2 यूनिवर्सिटी उनको एक ख़ास रिजर्वेशन के ज़रिए अगर उनको अपलिफ्ट करने की जानिब अगर कोशिश कर रही है, तो इसमें किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकता है। और ये किसी एक ख़ास कौम को अगर आप तालीम के मामले में अगर रिजर्वेशन देते हैं तो इससे इंडिया का सेकुलर कैरेक्टर ख़राब नहीं होता है। दुनिया की जितनी भी तरक्की याफ्ता जो भी ममालिक आप देख लें, मैं यूके का आपको मिसाल दूंगा। यूके एक सेकुलर कंट्री है, लेकिन वहाँ पे सरकारी इमदाद से फेथ स्कूल चलते हैं। नॉर्मल स्कूल तो छोड़ दीजिए, फेथ स्कूल अगर बहैसियत मुसलमान अगर आप मदरसा अगर वहाँ पे खोलना चाहता है, और वो मदरसे की वहाँ पे जो डेफिनेशन होती है वो ये होता है कि बहुत ही आला दर्जे का तमाम सहूलियात जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन की है उसको फेथ स्कूल कहते हैं, जहाँ पे सिर्फ एक ख़ास मज़हब के मानने वाले लोग वहाँ पे जाएंगे। हिंदू फेथ स्कूल हो सकता है, मुसलमान फेथ स्कूल होता है। उसका करिकुलम कौन तैयार करता है? सरकार करती है, बिल्कुल सरकार करती है। और वो वहाँ का जो एजुकेशन लेवल है ये मैंडेटरी है कि 17 साल तक अगर वालिदैन अपने बच्चों को अगर स्कूल नहीं भेजता है तो आपके खिलाफ कोर्ट केसेस होंगे। मैं अभी आया था वहाँ से, जब लंदन से आया था, और वहाँ पे मैं बताना भूल गया कि मैं अपने बच्चों को लेकर के इंडिया जा रहा हूँ। 1 साल के बाद जब मैं लौटा तो वहाँ मजिस्ट्रेट की तरफ से नोटिस आया हुआ था कि क्यों ना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। तो ये सीरियसनेस है यहाँ पे, मतलब तजाद बहुत है। हमारे जो सरकार के जो लोग हैं उनकी कथनी और करनी में बहुत तजाद है, बहुत ही कॉन्ट्राडिक्शंस। तो मेरा कहना यह है कि अगर आप सबका साथ सबका विकास की अगर आप बात कर रहे हैं तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है कि अगर इंडिया के 17 से 20 करोड़ अगर आबादी के लोगों के लिए अगर कुछ खास इंतजाम है, मेरा कहना है कि 2 ही क्यों हैं, और भी होने चाहिए थे। तो उसमें तो कौम की भी कहीं ना कहीं नाकामी झलकती है। यासिर साहब, आप जामिया इस्लामिया से भी हैं और आप मेरे ख्याल में सरकार का जो रुख है उसको भी सलीके से पेश कर पाएंगे। सबका साथ सबका विकास जो है जामिया मिल्लिया इस्लामिया में आकर क्यों लड़खड़ा सा जाता है? मुझे लग रहा था कि मैं तीनों लोगों ने जो बात कही है शायद आज बायस हो कि ये बात नहीं करेंगे, अच्छी बात करेंगे, लेकिन मुझे अमीक पे बहुत अफसोस हुआ। झूठ बोला उन्होंने, बिल्कुल झूठ। उत्तराखंड की में फीस की बढ़ोतरी हुई थी, उत्तराखंड में फिर रोल बैक हो गया। हाँ। इन्हें जानकारी होनी चाहिए। एक उसको मैं कहीं ना कहीं सरकार का इंटेंशन तो पता चलता है। रिफत भाई ने सीबीएसई की बात करी, डेट आ चुकी है और जो अपराधी थे वो जेल के अंदर है। ये सरकार की तत्परता है, सरकार जो काम करने का तरीका है माननीय मोदी जी का या माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी ने जिस तरीके से काम किया है, मुझे नहीं लगता है कि आजादी के बाद किसी भी सरकार ने इतनी तेजी से कोई काम किया होगा। अब मुझे लग रहा था कि ये लोग जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टेटस पे जरूर चर्चा करेंगे। तीनों में से किसी ने जामिया के स्टेटस पे चर्चा नहीं किया। आप बिलीव नहीं करोगे, जामिया के जो पिछले वीसी थे उनका एक लेख है इंडियन एक्सप्रेस 2011 का 30 सितंबर का, जिसमें द सीएम अर्जुन सिंह, ये हमारे बड़े सहाफी हैं, इनके पास उसका रिकॉर्ड भी होगा, उसमें उन्होंने क्लियर लिखा है कि जब स्टेटस की डिमांड करी गई थी अर्जुन सिंह नाराज हो गए थे, और उन्होंने कोट करा है उस लेख में, वो इन्हें याद नहीं आता। इन्हें सिर्फ ये याद आ रहा है कि पिछले 4 साल के इनकी जो एक ये बताइए, देखिए जो 2011 में उसको अखिलती किरदार मिल गया, बात आज हो रही है। नहीं, आपको जाके आपको क्या जरूरत पड़ी? देखिए आज कोई मतलब नहीं है, आप उसे समझने की। आप सिर्फ 4 साल में प्रकाश जावड़ेकर जी ने, मौजूदा सरकार ने क्या किया नहीं, तो आपसे पूछा जाएगा कि 70 साल में आपने मुसलमानों को भिखारी क्यों बनाया? आपने ठेला और रेडी क्यों लगने दिया? आपने इंजीनियर और आईएएस क्यों नहीं बनने दिया? आप पहले नहीं इसमें कौम की भी जिम्मेदारी है। आप भी तो वही बात कर रहे हैं, कौम के वो जिम्मेदार, लेकिन क्यों नहीं डॉक्टर सैयद अहमद खान बन सके? क्यों नहीं मौलाना जौहर बन सके दोबारा? उसमें आपका भी रोल है। नहीं, मेरा रोल है, हमारा भी हमारी कोशिश जारी है। बात हो रही है क्यों नहीं आपने उत्तर भारत में आपने कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन एमी और जामिया की तरफ माइनॉरिटी स्टेटस को खत्म करने की जो एफिडेविट दी जा रही है वो सरकार की तरफ से दी जा रही है। ये सारे अब इनकी बातों का मैं जवाब 30 सेकंड में दे दूं। ये बड़ी बड़ी बातें नुमाइंदे जो मुसलमानों के कायद बन गए, पब्लिक जब कोर्ट के अंदर वकील की जरूरत हुई, ये सब के सब पीछे हट गए। एक वकील नहीं खड़ा कर पाया जामिया मिलिया इस्लामिया जो पिछली डेट थी। इससे ज्यादा शर्म की कोई बात नहीं हो सकती है मुसलमानों के लिए। तो जामिया मिलिया इस्लामिया तो हुकूमत के साथ ही खड़ा होगा ना, हुकूमत के फंड पे ही चल रहा है वो। तो आपने कहा कि आप पूछ सकते हैं क्योंकि आप भी मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, तो मैं ये सवाल पूछता हूं,
मैं बिल्कुल पूछता हूँ कि एक देखिए, वकील डर नहीं गए खड़ा कर आपके पाए, सवाल और से। वो मुसलमानों के कायद कहाँ घुस गए थे? चलिए नाज़रीन, अरे नहीं, सच्चाई है। नहीं नाज़रीन, सच्चाई का जवाब यहाँ दीजिए। वक्त एक मुख्तसर वक्फे का जो सवाल यासिर जिलानी साहब पूछ रहे हैं वही सवाल दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पूछा था कि आपने वकील क्यों नहीं भेजा। उसके बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया का ये जवाब आया कि हम भेजेंगे, हमें जो है इसका अंदाज़ा नहीं हो पाया था, हम इसलिए नहीं भेज पाए। हम इस पर भी बात करेंगे। मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। मिलते हैं इस मुख्तसर वक्फे के बाद। हर कदम पे नाकामी, हर कदम पे महरूमी, गालिबन कोई दुश्मन दोस्तों में शामिल है। हमारे मसाइल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आज हम बात कर रहे हैं मुसलमानों की तालीम को लेकर और खुसूसी तौर पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अक़लियती किरदार को लेकर। यासिर जिलानी साहब ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा था ब्रेक पर जाने से पहले कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया से कोई वकील जो है वक्त पर क्यों नहीं पहुंच पाया। जफर साहब, क्या ऐसा मुमकिन है कि इतने बड़े इदारे के वाइस चांसलर को इस बात का एहसास ही ना हो कि इतनी बड़ी तारीख आ रही है कि उसमें उनके वकील को जाना चाहिए? पहली चीज़ तो ये जनाब कि ये डिबेट का टॉपिक नहीं है कि वाइस चांसलर ने वकील क्यों नहीं भेजा, लेकिन उसके बावजूद मैंने उनसे ये बात खुद पूछी थी तो वो उस दिन मौजूद नहीं थे और उनके स्टाफ की तरफ से ये कमी रह गई। वो मतलब बहुत सी गवर्नमेंट में भी, मैं 35 साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हर काम हमेशा परफेक्ट ही होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा सब तैयारी है और हम अगली बार कोर्ट में जो है बहुत मजबूती से माइनॉरिटी कैरेक्टर को डिफेंड करने के लिए पेश करेंगे बात को। तो लिहाजा ये कि ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। यासिर जिलानी साहब, आपके सवाल का जवाब मिल गया। नहीं, मेरे सवाल का ये जवाब नहीं है। मैं तो उन कायदों से पूछ रहा हूँ जो मुसलमानों की राजनीति करते हैं, मुसलमानों के नाम पे 70 साल से अपनी दुकानें चला रहे हैं, अपनी सारी चीजें वो इतने ज्यादा बड़े हो गए कि जो नीचे के मुसलमान है वो दिखाई नहीं देते। मेरा सवाल उन लोगों से जो सिर्फ नाम के मुसलमानों को धोखा देने का काम 70 सालों में किया, उन मुसलमानों से। इसमें सियासत कहां से? सियासत इसलिए है, ये अदालत में मामला है, अदालत में मामला है, अदालत से हल होगा। नहीं तो अदालत का आप इंतजार कीजिए कि अदालत क्या फैसला देता है, लेकिन ये जो कौम के ठेकेदार रहनुमा बनते हैं, ये लोग कहां चले गए थे उस दिन? ये आप क्या समझ रही है ये एक छोटी सी बात है कि वकील पेश नहीं हुआ? इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर एक छोटा सा डिपार्टमेंट है, लीगल सेल होती है, वहां पे तमाम आपके सेल और प्रकल्प बने हुए, उसमें किसी के पास ये जानकारी नहीं थी, या उस दिन उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी कि मुसलमानों को फिर धोखा देने का एक नया षड्यंत्र रच रहे थे वो। जी जफर साहब, ये डिबेट इस पे हो रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने वकील के ज़रिए यूँ क्यों कहलवाया अदालत में कि पिछली गवर्नमेंट का स्टैंड हम बदल रहे हैं और हम माइनॉरिटी कैरेक्टर जामिया मिल्लिया इस्लामिया का नहीं मानते। ये मौजूदा गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों कहलाया? उसने अगर कहलाया अपने वकील से तो सही कहलाया या गलत कहलाया, इस पे डिबेट हो रही है आज की तारीख में। बिल्कुल सही बात। तो इसी के ऊपर हम अगर डिबेट के टॉपिक के ऊपर हैं, देखिए यासिर तो भाई, जो सोच ये हो रही है कि एक मसला जो है 2011 में तय हो गया था, उसके बाद जो है आप खुद कहते हैं कि मुसलमानों को तालीम से जो है आरास्ता होना चाहिए, उनको अपनी तालीमी लियाकत को बढ़ाना चाहिए। एक यूनिवर्सिटी में उनको ये मौका दिया गया है, तो उसमें जो है आपको दाखिल होकर, हुकूमत को दाखिल होकर ये कहना कि भाई हम इसे नहीं मानते ऐसा, और उसमें क्या हो रहा है कि 50% में जो है 10% जो बच्चियां हैं उनका भी दाखिला हो रहा है, तो इस तरह उनको पढ़ने का मौका मिल रहा है, आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। और उसमें यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में भी, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में तो है ही है, इस पर बहुत बात हुई, पूरे वर्ल्ड के लिए भी यही हुआ है। यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में भी है कि किसी मुल्क की पहचान, जो सचर कमेटी ने अपने यहाँ कोट भी किया है, किसी मुल्क की पहचान कि वो कितना ग्रेट मुल्क है पूरी दुनिया में इससे होती है कि वो अपनी माइनॉरिटीज़ को किस तरह ट्रीट करते हैं। 2 बार यूपीए की सरकार लगातार रही है, 2005 से आई थिंक सच्चर कमेटी पे काम शुरू हुआ था। हम इतने बदनसीब लोग हैं कि लागू नहीं करा पाए। क्या कर रहे थे मुस्लिम लीडर, क्या कर रहे थे मुसलमानों के 4 नेता जिन्होंने सच्चर कमेटी तैयार करी, वो लागू नहीं कर पाए। आप अपनी ये कहते हैं कि हमारी हालत दलितों से बदतर है और उसको आप सरकार से वहां तक पहुंचा नहीं पाए जहां तक पहुंचना चाहिए था। सवाल नहीं है इनके पास, क्यों जब आप इस तरह का सवाल इनसे करेंगे तो ये कहेंगे कि हम लोग तो हमें संघ हमें सिखाता है, हम तो सरकार के पिट्ठू हैं,
ये इससे ये बच नहीं सकते। लेकिन इन आप, सवालों से आपके यहाँ तो सबका साथ सबका विकास सबका का मौका साथ- मिला है ना आपको। नहीं तो हम काम सुन लीजिए, हम काम कर रहे हैं। हम आप हमारा आपने तो देखिए, जामिया आपको का मैं अक़लियती बताऊं, किरदार खत्म करने का आपको- काम कर रहे हैं। नहीं, आप देखिए कि जब आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप हो गए, आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया, आपको पार्लियामेंट से आप पास कर दिए गए। हमारे वज़ीर आज़म ने कहा था, प्रधानमंत्री जी ने, कि हम मुस्लिम, मुझे बड़ा अच्छा लगा था, मैं तारीफ कर रहा हूं, हम मुसलमानों को एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान देंगे। भैया कुरान तो है, कंप्यूटर का 4 साल में पता नहीं लगा है। मोटा सवाल क्या है, 70 साल में आपके मुताबिक ये तबाही का साल है। पूरे देश के चप्पे चप्पे में जितने विश्वविद्यालय बने हैं वो 70 साल में बने। हम ये पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि हमारे साबिक वज़ीर आज़म अटल जी के समय पे आपने कितने विश्वविद्यालय बनाए? इन 4 साल में सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, ये जो हमारा भविष्य बैठा हुआ है, जहां पे अलीगढ़ में 3,000 रुपया सालाना लोग पढ़ाई कर लेते हैं, जामिया में 5,000 में सालाना पढ़ाई कर लेते हैं। वो सबसे ज्यादा आज तक की बजट कट हुआ है प्लानिंग कमीशन में, सबसे ज्यादा बजट इस साल की सरकार तो मोदी साहब ने इस साल दिया है। मोदी साहब ने नहीं, मोदी साहब ने आधी अधूरी जानकारी कितना विश्वविद्यालय खोला है? नहीं दीजिए आप विश्वविद्यालय खुले, कितने विश्वविद्यालय खुले? नाम बताइए, आपको नहीं मालूम नाम है? बताइए, आप एक का नाम आप बता दीजिए कि नाम आपने किसको बताइए, क्या कर दिया। नाम आप बताइए कि अलीगढ़ और जामिया के बाद कोई देखिए, मुसलमान ने किसी जफर महमूद साहब कान बंद कर रहे हैं, अब इतनी दूर से आप लोग चिल्ला रहे हो एक उसमें। आराम से बात रख ऐसा लीजिए। है। हाँ, कोई देखिए, हमें सब कोई बताए एक मिनट कि कितने विश्वविद्यालय इस देश के इन युवाओं के लिए मोदी जी ने बनाए, एक बता दें। हम सवाल लेते हैं यहाँ से। कोई हर बार शिक्षा के नाम पर बहस होती है और बहस के साथ ही वो चीज़ खत्म हो जाती है। हर बार शिक्षा पर में भी सियासत को क्यों लाया जाता है? जी यासिर, देखिए सियासत कहाँ होती है, सियासत कौन लोग कर रहे हैं? जिन्होंने हमेशा से कोई काम नहीं किया। आपके सामने पूरा का पूरा इतिहास है। मैं 70 साल नहीं कहता हूं, आप पिछले 15 साल पीछे चले जाएं, अगर वहां काम नहीं, विरासत में क्या मिला इस सरकार को? आप तो युवा हैं, आप आजकल इंटरनेट और सोशल मीडिया पे आप सब कुछ एक बार गूगल करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कितना बजट पिछले सरकारों ने दिया, इस सरकार ने अब तक क्या किया, कितने विश्वविद्यालय खुले, कितने महाविद्यालय खुले, कितने स्कूल खुले, आप चेक कर सकते हो। आपको कोई इस वक्त झांसे में अरे नाम की बात आप छोड़िए ना, आप नाम पे अटक गए। आपने क्या किया? आपकी सरकारें रही है त्रिपुरा के अंदर। रिफत भाई, आप देखिए इनके सोच के लोगों की जो सरकार रही है, बंगाल में, त्रिपुरा में क्या हालत रही है, केरला में ये क्या कर रहे हैं। रिफत भाई, तालीम को जो है सियासत से जोड़ देना चाहिए। आप जब विरासत की बात करते हैं तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि अक़वाम मुत्तहिदा में सुषमा स्वराज ने जो भारत की विरासत की बात की थी कि पिछली सरकारों ने उनको के इंडिया में क्या दिया था वो सही था, या आप जो कह रहे हैं कि कुछ नहीं दिया था पिछले 70 साल में वो सही है? एक मिनट, ये मेरा सवाल है, आप अपने वक्त में जवाब दीजिएगा इसका। जहाँ तक सियासत का सवाल है, देखिए सियासतदान इस मुल्क के करता धरता है, तो उनकी जिम्मेदारी तो है, आप उसको अलग नहीं कर सकते। मेरा मानना यह है कि बजाय इसके कि हम मुद्दे को भटकाए, हम ये अब जो डिस्कस कर रहे हैं कि अभी कौन सी ज़रूरत आन पड़ी थी, क्या नुकसान हो रहा था मुल्क का, जिसकी वजह से सरकारी वकील को यह हलफनामा देना पड़ा कि जो अक़लियती स्टेटस है, जो माइनॉरिटी स्टेटस है, इसको ख़त्म करना चाहिए। मैं फिर भी अब भी ये सवाल करना चाहूँगा कि अगर 50% अगर आप रिजर्वेशन देते हैं मुसलमान बच्चों को, वहाँ पे उनकी ज़िंदगी सुधरती है, सोसाइटी में तब्दीली आती है, तो इससे क्या नुकसान हो सकता है सिवाय इसके कि इलेक्शन ईयर में एक आप मुद्दे को रिलीजियस कलर दे करके आप उसका जो इंतखाबी फ़ायदा, आप इलेक्टोरल फ़ायदा आप उठाएं। इसके अलावा मुझे और कोई फायदा, कोई मकसद इसका नजर नहीं आता है। क्या जामिया इस्लामिया को लेकर सियासत हो रही है जफर साहब? फैक्ट्स अगर आदमी को मालूम हो तो अच्छा रहता है। बिल्कुल सही बात। बड़ा ज़रूरी है कि इसके पहले इसी तरह का एफिडेविट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए भी मौजूदा गवर्नमेंट के वकील ने दिया कोर्ट में, तो उस वक्त ये हुआ था और वो आप रिकॉर्ड पे मौजूद है कि HRD मिनिस्ट्री ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को क्लियर कह दिया था कि आपको जो स्टैंड लेना हो वो आप लें, हमारा ये स्टैंड है, हम तो ये ले रहे हैं। तो इससे क्या, और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी उसी में कोर्ट ने पूछा था कि सरकार बदल गई है इसलिए आप स्टैंड बदल रहे हैं। तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वकील ने जाके डिफेंड किया माइनॉरिटी कैरेक्टर को, और वो मामला अभी चल रहा है, सब जुडिस है। लेकिन इससे बात निकल के क्या आई? इससे बात निकल के ये आई कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसका असल मकसद
मुसलमानों को परेशान करके और उनका माइनॉरिटी कैरेक्टर ख़त्म करना नहीं है। मकसद यह है वोट कंसोलिडेट करना अगले इलेक्शन में, ताकि हमें किसी तरह से वोट मिल जाए, हमारे फिर 5 साल गवर्नमेंट चले। हालांकि इस मामले में जमहूरी निज़ाम बिगड़ा जा रहा है सारा। जो लोग सियासतदान हैं उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो तवील मुद्दती लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है, मफाद है पूरी कम्युनिटी का, पूरी इंडियन कम्युनिटी का, पूरे भारतीय समाज का, पूरे विश्व के समाज का, वो ख़राब तो नहीं होना। सर, हमारे देश को इतने साल हो गए हैं आज़ाद हुए, क्या अब तक हमारी सियासत, जितने भी राजनेता थे, नेता थे, उन्होंने दलितों को उभार नहीं पाया है कि वो इस काबिल हो जाए कि हमारा माइनॉरिटी स्टेटस ही ख़त्म हो जाए? देखिए, मैं पहले हमारे रिफत भाई का जवाब देना चाहूँगा। हमारी जो विदेश मंत्री हैं सुषमा स्वराज साहिबा ने जब यूएनओ में अपनी बात कही थी और हिंदुस्तान के विरासत की जब बात करी थी, तो उन्होंने अपनी संस्कृति का मुजाहिरा किया था। आपके नेता जो हैं राहुल गांधी, वो सिंगापुर और दूसरे मुल्कों में जाके देश को, मतलब आपके नहीं, आपकी सोच के नेता देश में जाते हैं तो वो देश को टारगेट करते हैं। तो ऐसे लोगों से अच्छा है कि आप अपनी संस्कृति का जब मुजाहिरा करेंगे तभी आप भारत की अस्मिता और अखंडता को बचाएंगे। दूसरा जवाब मैं इधर दे दूं, मुझे लग रहा था कि बहुत अच्छे तरीके से जवाब आएगा, लिंचिंग, मुसलमानों को डराना, ये कौन लोग कर रहे हैं? ये मुसलमान ओवैसी से सवाल नहीं करता, आजम खान जैसे लोगों से सवाल नहीं करता। सुन लीजिए, अरे आप क्या बात कर रहे हैं? अरे उनको बनाए वजीर आजम, अरे आप नहीं पूछिएगा, नहीं उनसे तो नहीं पूछेंगे आप, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप उनसे पूछेंगे आपकी दुकान वो बहुत तेजी से बंद कर देंगे। अरे आप कम से कम भारत की अस्मिता और अखंडता पे चोट ना पहुंचाएं और मुसलमान हिंदू में ना बांटें। हमारी सांझी संस्कृति और विरासत 1000 साल पुरानी है। अमीर साहब सुन लीजिए, हिंदू मुस्लिम की, और उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारा जो नौजवान भाई है जिसने दलित को लेके सवाल किया है, आप नहीं मानेंगे, क्योंकि आपको रिजर्वेशन का एक ऐसा आपके दिमाग में फितूर घुसा हुआ है जिसकी वजह से आज जो सवाल, मैं सलूट करूंगा ऐसे बच्चों को, क्योंकि इनके अंदर ये एक जज्बा कायम है और जग रहा है, ये हिंदुस्तान को बदलने का काम करेंगे। और आप जो बार बार बात करते हैं, मैं बता दूं, अगर जामिया में आपको माइनॉरिटी स्टेटस अगर हुआ है और होता है और है, तो सुन लीजिए आप किसको नुकसान है। आप कहते हैं कि हम जो एजुकेशन दे रहे हैं वो वंचित समाज के लिए है, अति पिछड़े के लिए है, बिल्कुल अंतिम व्यक्ति के लिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन अगर रिजर्वेशन होता है तो जो रिजर्वेशन से एससी का कोटा है 15%, एसटी का 7.5%, ओबीसी का 27%, जीरो। कहां जाएंगे वो बच्चे? जीरो। आप 50% का लेके टैग लगा के घूमते रहिए, ये है। खैर नाज़रीन, यह वक्त तक मुख्तसर वक्फे का हम मुसलमानों की जो तालीमी लियाकत है, मुसलमानों की तालीम को लेकर जो मसाइल हैं उस पर गौर करना चाहते हैं। इस बात का जवाब नहीं मिल पा रहा है। यासिर भाई बहुत बात बता रहे हैं, बहुत कुछ बता रहे हैं, लेकिन ये जवाब नहीं मिल पा रहा है कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ी थी हुकूमत को जाके कह देने की कि भाई हम इसे अक़लियती इदारा नहीं मानते हैं। लौट कर आते हैं इस मुख्तसर वक्फे के बाद। हमारे मसाइल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आज हम बात कर रहे हैं मुसलमानों की तालीम को लेकर और खुसूसी तौर पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अक़लियती किरदार को लेकर हुकूमत ने जिस किस्म का हलफनामा दाखिल किया है उस पर बात कर रहे हैं हम। हमारी गलतियों ने इनकी आमद रोक दी, वरना शजर पर फल तो आते थे हमारे भी तुम्हारे भी। जफ़र साहब, मुझे जामिया मिल्लिया इस्लामिया में बहुत अच्छे हिंदू दोस्त मिले जिनसे आज भी मेरा ताल्लुक़ बहुत मजबूत है। जब वो हमारे साथ पढ़े, स्कूल में भी पढ़े वो, तो उन्होंने हमारी तहजीब और हमारी पूरी सकाफ़त को समझा और हम उनके साथ दिवाली भी मनाने जाते हैं, वो हमारे यहाँ ईद के लिए भी आते हैं और उनको देखकर ऐसा महसूस नहीं होता कि वो हम में से नहीं है। तो क्या हमें अपने इदारों के दरवाजे ज़्यादा से ज़्यादा गैर मुस्लिमों के लिए नहीं खोलना चाहिए? इससे अलग ये स्टैटिस्टिक्स की बात है, जो बात आप कह रहे हैं ना, और सारी स्टैटिस्टिक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जगह जगह दी हुई है। उसको एक जगह अगर देखना हो तो वो सच्चर कमेटी में दी है, गवर्नमेंट की स्टैटिस्टिक्स है सारी। तो गवर्नमेंट की स्टैटिस्टिक्स ये कह रही है कि 13.5% मुसलमान हैं उसके जनगणना के हिसाब से, 13.5%। लेकिन ये कि अंडर ग्रेजुएट लेवल के ऊपर 100 में से 4 हैं, 4%, और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के ऊपर 100 में से 2 हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टैटिस्टिक्स कह रही है। तालीमी तौर के ऊपर मुसलमान तभी भी सबसे बड़ा पिछड़ा हुआ था, उसके बाद तीन रिपोर्टें स्टेट्स की और आ चुकी हैं, मालूम हुआ कि मुसलमान और नीचे चले गए। तो लिहाजा ये तो तय हो गया कि मुसलमान 13.5% हैं, लेकिन
तालीमी तौर के ऊपर 2-2.5% भी नहीं हैं। इस वजह से उनके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा अफर्मेटिव एक्शन होना चाहिए। तो लिहाजा शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन है सारे तालीमी इदारों में पूरे इंडिया में, लेकिन मुसलमानों के लिए कहीं भी नहीं है। और अगर माइनॉरिटी कैरेक्टर रिटेन रहता है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का और जामिया मिल्लिया इस्लामिया का, तो इन्हीं 2 यूनिवर्सिटीज़ में रहेगा आउट ऑफ अबाउट 1000 यूनिवर्सिटीज़। तो अब आप सोच लीजिए 1000 यूनिवर्सिटीज़ में तो शेड्यूल कास्ट के लिए सारा रिजर्वेशन है, मुसलमानों के लिए कहीं भी नहीं है। तो अगर 2 यूनिवर्सिटीज़ में 50 बच्चों का रह जाता है तो उससे कौन सा हेवेंस आर गोइंग टू फॉल, कौन सा भला भी होगा। ये जो अभी बात आई थी कि मुसलमानों ने इन्हीं 2 पे आके क्यों रोक दिया, यही 2 क्यों बनाए, ऐसा भी नहीं है। ये भी फैक्ट जानने की बात है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ मुसलमानों ने आज़ाद हिंदुस्तान में भी बनाई हैं और वो चल रही हैं बहुत अच्छी तरह। लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी है, उधर आसाम के महबूबुल हक साहब ने यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बना रखी है। जगह जगह बहुत बड़े बड़े तालीमी इदारे हज़ारों की तादाद में मुसलमानों ने कायम किए हैं, ऐसा नहीं है। अमीर साहब, कितने बच्चों को फ़ायदा हो जाता होगा जामिया में इस माइनॉरिटी स्टेटस से? तो मेरा ये कहना है कि भैया जो पंक्चर बनाने वाले लोग हैं, ठेले पे मूंगफली बेच रहे हैं हमारे मियाँ भाई लोग, कुर्ता कोई सिल रहा है, कोई शेविंग बना रहा है, कोई वर्कर है छोटा मोटा, उसका लड़का अगर मुंह उठा के जामिया अलीगढ़ आके पढ़ ले रहा है, दिक्कत क्या है? जो जफ़र साहब ने कहा कि जो अफर्मेटिव एक्शंस हमें लेने चाहिए, हम कह रहे हैं कि अगर ईसाई समाज पिछड़ा हुआ है, जैन समाज पिछड़ा हुआ है, बुद्धिस्ट समाज पिछड़ा हुआ है, उसी जज्बे के साथ हमें उसके लिए काम करना पड़ेगा। बात सिर्फ मुसलमान की नहीं है, लेकिन मुसलमानों के मामले में जो कमेटीज़ आए, अब तक रिपोर्ट्स आए हैं, वो बता रहे हैं कि भैया दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी आबादी भारत में है और मुसलमान यहाँ पंचर बना रहा है। भाई साहब बोले कि कुरान और कंप्यूटर देंगे, कोई हमको 4 साल पता नहीं। मोटी बात यह है, भारत के नौजवान पूछना चाहते हैं इस देश के चौकीदार से, एक यूनिवर्सिटी दे नहीं सकते हो तो देश के 50 यूनिवर्सिटी छीनने वाले आप हैं कौन? मोटी सी बात है। हम शिक्षा चाहते हैं, इस देश का जो 70 करोड़ लोगों की जो आबादी, जो गरीब लोगों की हमारे हैं, उनके बच्चे नौजवानों के लिए 20 यूनिवर्सिटी आपने 4 साल में क्यों नहीं खोले? आज आप पीछे पड़े हो सेंट स्टीफन के। बीजेपी का कोई फिल्म हिट ही नहीं होता है, कोई फिल्म। जब इनके बहुत ही गिर रहे हैं, रिफत जी बताएंगे, जब इनकी पॉलिसी फेल हो रही हो, ट्रिपल तलाक थमा दो, कहीं हमारा कोई समाज फंसा हो, पद्मावती थमा दो, नौजवान रोजगार की बात ना करे, कोई एक एजेंडा थमा दो। ये पूरे देश में इन्होंने लोगों को एंगेज कर रखा है। आप उनसे पूछिए ना कि फीस कैसे जमा होती महीने में, कितना जमा कर रहे हैं, बाबूजी स्कॉलरशिप मिल पाई कि नहीं, फीस 2-2 महीने नहीं जमा हो पाई, हॉस्टल नहीं मिल रहा है, बेटियों को हमारे अच्छा खाना हॉस्टल में नहीं मिल रहा है, लैब में सामान नहीं है, लाइब्रेरी में किताबें नहीं हैं। हमारे भारत के जो गरीब कमजोर लोग हैं, 80 करोड़ 90 करोड़ लोग, उनका सवाल ये है। मेरा सवाल जो है वो जफ़र साहब से है, जैसा कि अभी आपने पिछले में एक सवाल में जवाब दिया था कि भाई बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो अपने कुछ हिंदू वोटर्स को पोलराइज करने के लिए करती है। आपसे एक सवाल है, आपसे और आमिर भाई से, दोनों लोगों से, कि बीजेपी की सरकार पिछले 4 सालों से है, पर इससे पहले जो गवर्नमेंट रही है 2 बार कांग्रेस की रही है लगातार 10 साल, वो मुसलमानों की हितैषी बनती है, तो उसने क्यों नहीं वो सच्चर कमेटी जो लागू, जो आप उसके मेंबर रह चुके हैं उसके अंदर, उसने आपने खुद आपने बोला डाटा के साथ बताया गया है कि मुसलमानों की जो हालात है देश के अंदर दलितों से भी बदतर है, तो फिर क्यों नहीं हमारे जो हितैषी बनते मुसलमान के, उन लोगों ने क्यों उसको लागू नहीं कराया? ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 100% लागू नहीं हुई। और मेरी अगर आप माने, मैंने तो बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है, मेरी वेबसाइट के ऊपर भी आप zakatindia.org देखेंगे, वो रिपोर्ट आपको हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू सब में मिल भी जाएगी। वो तो उसका जो कुछ डेटा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की तरफ से आता रहता है, उसके अलावा भी मैं RTI मॉनिटर करता रहता हूँ। तो मेरी अगर आप माने तो 10% से ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं हुई। सच्चर कमेटी का निफाज यूपीए गवर्नमेंट ने खुद भी 10% से ज़्यादा नहीं किया, और 10% भी इस वजह से हो गया क्योंकि वो जो वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था वो बहुत बड़ा काम था। 90% इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। ये बात तो बिल्कुल सही है। तो ये तो ऐसा भी नहीं है कि यूपीए गवर्नमेंट ने कोई बहुत अच्छा काम कर दिया हो, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये कि अगर 10% इम्प्लीमेंटेशन एनडीए गवर्नमेंट ने भी कर दिया होता और वो जो हैं वही रखते जो यूपीए गवर्नमेंट ने
हलफनामा दायर किया था कोर्ट में कि साहब हम चाहते हैं कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया का माइनॉरिटी कैरेक्टर कायम रहे। अभी मामला ये है कि बराबरी पे मामला नहीं है बल्कि नेगेटिव चल रहा है। 5 ही कर देते, अभी तो 5 ही साल होंगे ना इनके। अमीर भाई देखिए, जो हुकूमतें जनता के सामने काम नहीं करती हैं, लोकतंत्र में जनता उनको हरा के सजा देती है। जिन लोगों ने काम नहीं किया, जिनका आपने नाम लिया, तो हमने पूरे देश में जनता ने एक बड़े साहब को चुना। उन्होंने कहा आते ही हर साल 4 करोड़ रोजगार मिल जाएगा। सारे नौजवान पागल थे, भैया अब तो नौकरी पक्की है। आपने 4 साल में क्या काम किया? सीधे सीधे कट टू कट हमको पूरे देश के नौजवानों को बताइए। रिफत भाई, जब मुसलमानों की बात आती है तो फिर उसमें सभी एक जैसे लगते हैं, क्योंकि जिस तरह उन्होंने विकास और जफर साहब ने भी कहा कि 10% भी सच्चर कमेटी जो है UPA 1 और UPA 2 के दौरान उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया, तो और हम बीजेपी को कोसने लग जाते हैं, तो क्या कहीं ना कहीं हम सबके सताए हुए हैं? नहीं, ये तो पता नहीं, हमारे जो साथी ने सवाल किया, ये सिर्फ एजुकेशन तक और सच्चर कमेटी तक ही महदूद नहीं है। मैं आपसे 100% इत्तेफाक करता हूँ। न सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं करें, जितनी भी नॉन बीजेपी पार्टीज़ हैं उन्होंने मुसलमानों को बुरी तरह से लेट डाउन किया है। अगर उन्होंने सही तरीके से इंसाफ परवरी के साथ और बिल्कुल मुनसिफाना अंदाज में अगर हुकूमतें की होती तो आप यकीन मानिए कि आज योगी आदित्यनाथ यहाँ पे चीफ मिनिस्टर नहीं होते। अगर उन्होंने ईमानदारी के साथ सरकार की होती तो बाबरी मस्जिद के बाद जो खूनरेज फसादात हुए थे मुंबई में, उसके जो कल्प्रिट्स हैं वो आज जेल में होते। वहां पे श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट आई थी, आज तक टेबल नहीं हुई। कांग्रेस की 15 साल सरकार रही, आज तक टेबल नहीं हुई। मैं आपको अनगिनत इसके एग्जाम्पल दे सकता हूं, लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि अभी जो मामला है वो जिस सरकार के अंडर में हम हैं, हम उस पर बहस करेंगे। एज ए जर्नलिस्ट हमारा काम यह है कि जो सरकारें होती हैं उनको आईना दिखाना और उनको कटघरे में लाना। मैं इनके इस इल्ज़ाम में के दबाव में नहीं आऊंगा कि चूंकि आपने पिछली सरकार में सवाल नहीं उठाया था तो आप नहीं उठा सकते। हमने उस वक्त भी उठाया था, प्लेटफॉर्म अलग था, माहौल अलग था। अभी जो सरकार है, बहुत सारे सवालात हैं कि आप एज ए मुस्लिम, मैं अपने आप को एक प्रिविलेज मुस्लिम मानता हूं, मैं ट्रेन में सफर नहीं कर सकता अपने बच्चों के साथ। आप किस बात की सेफ्टी की जमानत देते हैं? मैं इस मुल्क का रहने वाला नहीं हूं, मैं टैक्स पेयर नहीं हूं। मैं अपने बच्चों को लेकर के, मेरा बच्चा अगर चिकन खाना चाहता है, मैं अपने घर में कहता हूं कि नहीं चिकन नहीं, वेजिटेरियन फूड देना, हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं, पता नहीं कल को कोई कत्ल कर दे कि ये बीफ लेकर के जा रहा है। एक मिनट नहीं, एकदम सही बात कर रहा हूं, एकदम सही बात कर रहा हूं, नहीं एकदम सही कह रहा हूं। मैं घर से बाहर नहीं जा सकता, जो बिके हुए पत्रकार है, जो बिके हुए पत्रकार है, एकदम चुप रहिए, एकदम चुप रहिए। अरे सुनिए सुनिए अरे आप ये समझिए, कल आप सरकार को नहीं, आप प्रधानमंत्री के ऊपर आप लाठी लगाने वाले ये नहीं सुनेंगे हम लोग बैठ के। बात बकवास करते हैं, यहाँ बेकार की बात नहीं करिए, बकवास नहीं। आप देखिए अरे नहीं, जबान पर काबू रखा जाए, नहीं जबान पर काबू रखा जाए, जबान पर काबू रखा जाए। डर लगता है पाकिस्तान चला जाए, नहीं आप लोगों ने देखिए बात सुनिए, आपको आग लगती है। आग लगती नहीं है, आप जैसे लोगों ने माहौल को खराब किया है। हम जैसे लोगों की वजह से बची हुई है। यहाँ पर वक्त तक मुख्तसर वक्फे का हम लौट कर आते हैं। दामन पे कोई छींट, ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करे हो। लौट के आते हैं इस मुख्तसर वक्फे के बाद। हमारे मसाइल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। देखिए, हम जिस मौजू पर बात करना चाहते थे, मसाइल इतने हैं, इतने ज़्यादा मसाइल दरपेश हैं कि हम उस मौजू से दूसरी तरफ चले ही जाते हैं। यह आखिरी सेगमेंट है और हम इसमें कोशिश करेंगे कि हम अपने ये जो जामिया इस्लामिया के अक़लियती किरदार को लेकर जो बात हम करना चाहते थे उस पर बात हो, और मुख्तसर हम जो है सबकी राय इसमें लेने की कोशिश करते हैं। अमीर भाई, देखिए, जो बात ज़फ़र साहब ने कही या जो इससे पहले भी बातें हुई हैं, मेरा ये मानना यह है कि मैं ये सोचता हूँ कि सिर्फ जामिया और अलीगढ़ ही क्यों, अगर सामने नज़र आता है जो यही 2 बड़े इदारे जो हैं सबके जहन में हैं। ज़फ़र साहब ने कई यूनिवर्सिटीज़, कई कॉलेजों वगैरह के नाम लिए हैं, लेकिन आज भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया इस्लामिया
के पाए के ये इदारे हमारे पास मौजूद नहीं हैं। हमने ये ग़ुलामी के दौर में कायम किए थे, तब भी हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं और हमने ये बहुत अच्छी तरीके से इनको संभाला है। अब अगर जामिया मिल्लिया इस्लामिया में हमको दाखिला नहीं मिलता उस अंदाज से जैसा कि हम चाहते हैं, या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, तो हमारे पास क्या बचता है? अभी जो जावड़ेकर साहब ने विश्वविद्यालयों को निपटाने का जो आदेश पारित किया है, ये किसी पिछली सरकार का नहीं है। मैं अभी की बात कर रहा हूं। मैं अभी इनसे पूछूंगा, रिफत जी ने सही कहा कि कल अगर कांग्रेस होती है, कोई भी होता है, तो हम उनसे पूछेंगे। हम अभी की बात कर रहे हैं कि देश में जब आपने एक विश्वविद्यालय खोलने की आपकी सकत नहीं थी, तो हमारे देश के विश्वविद्यालय जो सरकारी हैं, जहां पे 80% गरीब लोग हमारे पढ़ते हैं, उनको आप काहे निपटा रहे हो? प्लानिंग कमीशन में जो बजट आए हैं, जफर साहब ने उस पर पूरी निगरानी रखी होगी कि देश के विश्वविद्यालयों के जो बजट थे, शिक्षा के बजट कम किए गए, रिसर्च के बजट कम किए गए। जो नौजवान SC OBC का MPhil PhD के लिए फेलोशिप पा जाता था, सारे विश्वविद्यालयों में खत्म कर दिए। मैं विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूं, मैं इन 4 साल की बात कर रहा हूं। 70% वैकेंसीज खाली हैं, जो इसलिए नहीं भरी जा रही हैं कि उसमें 80% तबका SC OBC आ जाएगा। तो ये मैं कह रहा हूं कि जो कुछ हो रहा है, नौजवान को गुस्सा आए, इसके लिए भारत सरकार ने बहुत अच्छा, केंद्र सरकार ने फार्मूला निकाल रखा है। इनको धर्म में, जाति में, मजहब में, हिंदू मुसलमान में निपटाए रहो, और ये नीरव मोदी को प्रोटेक्ट करते रहें ये लोग जो है। यासिर साहब, वैसे अगर देखा जाए तो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में बेचैनी तो बहुत पाई जा रही है। जगह जगह आप देखिएगा कि यूनिवर्सिटी के लोग जो हैं, चाहे SSC वाला मामला हो, CBSE वाला मामला हो, लीग को लेकर, इस तरह को लेकर, और चाहे हैदराबाद यूनिवर्सिटी की बात हो, मैं उन सब में नहीं जाना चाहता हूँ, तो कहीं ना कहीं हुकूमत को लेके एक नाएतबारी तो पैदा हो रही है। आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए कौन लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। रिफत भाई नाराज़ हो गए अभी, इन्होंने, मैं उनका 30 सेकंड में जवाब देना चाहूँगा। आप हिंदुस्तान का इन्होंने, देखिए, एक हिंदुस्तान के नागरिक को, जो हिंदुस्तान का नागरिक है, हिंदुस्तानी है, उसको वहाँ के लोगों ने चुन के मुख्यमंत्री बनाया, योगी आदित्यनाथ को, उस पर भी सवाल उठाया। आप भटक जाएंगे। नहीं, एक यूनिवर्सिटी में बैठ के जब भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे, ऐसे लोग, वो सब वीडियो झूठ साबित हुई। अरे नहीं, क्या बात है, FIR दर्ज हुई, जेल गए लोग। FIR आपने आज तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाए। देखो, कार्रवाई होती तो जेल में होना चाहिए था। आपकी सरकार 4 साल से। क्या आपको हिंदुस्तान में डर लगता है? मैं आपसे सवाल करता हूँ, हिंदुस्तान के किसी आप ये बताइए, आप खुलेआम ट्रेन में गोश्त खा सकते हैं? किसमें? ट्रेन में खुलेआम गोश्त लेके चल सकते हैं आप? कैसी बात कर रहे हैं आप? उनको आप बड़े सहाफी हैं। नहीं, उनको ऐतराज है। नहीं, उनको ऐतराज लग रहा है। नहीं, आप डिसाइड करेंगे। अरे आपको अगर डर लग रहा है तो आप आके बैठिए, हमारे साथ आपका डर निकालेंगे। नहीं, हमारे साथ बैठिए, आप हमारे भाई हैं, हमारे भाई हैं, बैठिए। नहीं, आप बैठिए ना, मैं आपका डर निकालूंगा, सरकार का डर निकालूंगा। आप जो डरे हुए हैं, जिस संत महात्मा की बात कर रहे हैं, मैं बहुत इज्जत करता हूं संत महात्मा की। कौन सा इंसान होगा जो किसी दूसरे धर्म की इज्जत नहीं करेगा? हिंदुइज्म से ही तो हमने सीखा है कि अयंग नीजा प्रोवेति गन्ना लगूचे साम उदार चरिता नांकति वसुधैव कुटुंबकम। कैसे आप इसे इनकार कर सकते हैं? मेरा मौजू ये है नहीं। रिफत भाई, मुझे ये बताइए कि अब हमारे पास जामिया मिल्लिया इस्लामिया को लेकर क्या रास्ता? देखिए, मैं बहुत ही बुनियादी सी चीज़ कहना चाह रहा हूँ। जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे, मैं चाहूँगा कि कभी, मतलब सरकारों को भी जाना चाहिए, उनके जो नुमाइंदे हैं, जो नौजवान हैं, हमारे जो मुस्तकबिल हैं देश के, इनको जा कर के जामिया और अलीगढ़ की खास सिर्फ लाइब्रेरी में चले जाएं, और लाइब्रेरी में बैठ करके सिर्फ आप लोग ऑब्जर्व करें कि किस तरह के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। मैं गया था अभी वहाँ पे टॉक देने पिछले साल, और मुझे लगा कि मेरा जो जहन में था अलीगढ़ के बारे में राय, वो 20 साल पुरानी ही थी। मैं जब गया वहाँ, उस ज़माने में प्रिविलेज क्लास के लोग जाया करते थे। अभी जब मैं गया, आंखों से आंसू आ गए। उनके जो आप फाइनेंशियल स्टेटस उन बच्चों के अगर आप देखेंगे तो आप देखते कि अगर अलीगढ़ नहीं होता तो ये कहाँ होते? ये वही एंटी सोशल बन गए होते, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। आप तो जाके देख, एक मिनट मुझे खत्म करने दीजिए भाई। हमने सीखा है, जो मैं बोल रहा हूँ खत्म करने दीजिए। अगर किसी को फायदा हो रहा है, अगर किसी को फायदा हो रहा है वहाँ पे, आपने प्रिविलेज आपने देखिए, आपने हमेशा से डिफरेंसेस की राजनीति क्यों करी? आप अभी आपका आ गया कि आप पहले वो बड़े लोग जाते थे, अब छोटे लोग, फाइनेंशियल स्टेटस उनकी से नहीं, तो कौन आज इसके लिए जिम्मेदार है?
और कौन सी सरकार को आप अच्छा मानेंगे? कौन सी मुझे सरकार मुझे को आप रास्ता अच्छा बता मानेंगे? दीजिए। अब ये जो चल रहा है, सुनिए जिम्मेदार सुनिए आप लोग देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जफर साहब, मैं क्योंकि हम अब अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं और मैं चाहता हूं कि अंजाम कुछ ऐसा हो, बेहतर हो, और ऐसा अंजाम ना हो जैसा कि अंजाम होता रहा है। जफर साहब, जामिया मिल्लत इस्लामिया को लेके इस वक्त हमें किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए और इस मसले को किस तरीके से तय या हल करना चाहिए कि ये इस इदारे का अक़लियती किरदार न सिर्फ बरकरार रहे बल्कि हुकूमत को भी ये एहसास हो कि हमें इस कौम के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा तालीमी इदारे खोलने चाहिए। इस वक्त कोर्ट में केस चल रहा है, तो कोर्ट तो फैसला अल्टीमेटली तो कोर्ट को करना है। अगर जामिया मिल्लिया वकील पिछली हियरिंग पे नहीं भी गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगली हियरिंग पे चला जाएगा। और इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वकील कुछ भी जाकर के वहाँ कहे तो वो तो जाहिर है एक रिक्वायरमेंट है कोर्ट की तरफ से और कॉन्स्टिट्यूशन का कि दोनों की तरफ की बातें सुन ली जाएंगी। लेकिन ये कि जो कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है उसकी रोशनी में फ़ैसला तो कोर्ट ही देगा और कोर्ट के ऊपर हम लोग को 100%, 110% पूरा एतबार है, वो सही फ़ैसला देगा। तो लिहाजा उसमें आपको कोई फ़िक्र करने की बात नहीं है, मुझे भी कोई फ़िक्र करने की बात नहीं है। मैंने आपसे ये कहा, इशारा ये भी दिया था कि मेरी रीडिंग ये है कि गवर्नमेंट भी कोई बहुत सीरियस नहीं है कि माइनॉरिटी कैरेक्टर ख़त्म हो। दूसरी बात जो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा वो ये है कि बच्चे बैठे हुए हैं, तो ये बच्चे ये भी तो देख रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। तो मैंने भी जब मैं आपकी तरह बच्चा था तो कहीं भी जाता था और अपने बड़ों को देखता था तो उससे मैं दो तरह की चीज़ें सीखता था। एक ये सीखता था कि मुझे ऐसा करना चाहिए, एक ये भी सीखता था कि मुझे ऐसा नहीं करना। अच्छा यासिर भाई जी, आपने बड़ी अच्छी बात अभी बीच में बोली जो शायद शोर शराबे में खो गई कि मैं जो कुछ बोल रहा हूँ वो जामिया बोल रही है। ठीक है, क्योंकि आप जामिया से आप वाबस्ता रहे हैं, जामिया से आपने तालीम हासिल की है, तो इस मादरे इल्मी की आपकी जानिब कुछ जिम्मेदारियां होंगी, इस मादरे इल्मी के कुछ हुकूक होंगे, वो आज आपसे पुकार कर क्या कह रही है? आप यकीन करें कि हम चाहते हैं कि उसका अभी से तो कोई शुरुआत है नहीं। 1920 में शुरुआत करी मौलाना साहब ने, मौलाना अली जौहर साहब, कितने बड़े बड़े नाम, अंसारी साहब, हकीम अजमल जी, ऑफ कोर्स गांधी जी का पूरा कंसर्न था और उन्होंने ऑफ कोर्स जमनालाल, सारे लोग थे। और उसके बाद भी बड़े बड़े जाकिर हुसैन साहब, जितने लोग जुड़े और जामिया को एक ऐसा इदारा बनाया जिसमें आप माइनॉरिटी के लोग, आज आपको पूरे हिंदुस्तान में एमयू और जामिया का, इसलिए मैं अभी कह रहा हूँ कि बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है जो एडमिनिस्ट्रेशन में रहे, जो विदेशों में बहुत अच्छी जगह पे हैं, सब जामिया की देन है। तो मैं चाहूँगा कि जामिया दुनिया में नंबर 1 यूनिवर्सिटी बने। लेकिन मैं बिल्कुल उसके साथ ये कहूँगा कि जो लोग चापलूसी करते रहे पिछले 10 सालों से, सरकार की चमचागिरी करते रहे, कांग्रेस सरकार की, क्लियर बता रहा हूं, कांग्रेस सरकार की चमचागिरी करते रहे कुछ अपने जाती मफाद के लिए, कहीं कुछ बन गए, कहीं से कुछ माल लाए, अपना कुनबा बढ़ाया वहां के बच्चों के लिए। आज तक जामिया मिल्लिया इस्लामिया में मेडिकल कॉलेज नहीं बना पाए। बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग, यहाँ के खास करके मुस्लिम तबके के लोग, लेकिन एक मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाया। मैं चाहूंगा और मैं अपने भाई रिफत जावेद साहब से कहूंगा कि आप गुस्सा उतारें और हमारे साथ मिल के आए। जामिया के लिए मेडिकल कॉलेज की डिमांड रखते हैं, पीएम साहब से आपका साथ चाहिए, आप जैसे बड़े सहाफी का साथ चाहिए। ये हमारे धुर विरोधी हैं अमित जामी साहब, इनका भी साथ चाहिए। चलिए उसके लिए इनका भी साथ उसके लिए जामिया को हम दुनिया का नंबर 1 एक इदारा बनाएं। नहीं, जामिया को मेडिकल कॉलेज दिलवाने के लिए यासिर भाई और ये सब लोग कोई भी कोशिश करते हैं, उसके लिए मैं अपने चैनल की तरफ से जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि हम इनका साथ देंगे। आमिर भाई क्या करना चाहिए? देखिए, ये पूरा इशू अल्पसंख्यक समाज का है। जामिया मिल्लिया का जो इशू है, आप ये मैं कहता हूं ये हिंदुस्तानी समाज मेरी बात सुनिए आप। नहीं, कहीं जैन समाज बेकरार नहीं है, सिख समाज बेकरार नहीं है, ईसाई बेकरार नहीं है कि हाय अल्लाह क्या हो रहा है, हाय भगवान क्या हो रहा है। बेकरार कौन है? मुसलमानों के अंदर से इस माहौल को पूरा गरमाया गया है ताकि आइटम सॉन्ग तैयार हो जाए धीरे धीरे फिल्म के लिए। ठीक है भाई साहब, सोच है, हंसी आएगी इनकी सोच ठीक है, फिल्म तैयार हो जाए। आप मुसलमानों को आइटम सॉन्ग से, ताकि 2019 आइटम सॉन्ग कह रहे हैं, मुसलमान देख रहे हैं, नाज़रीन देख रहे हैं, नाज़रीन देख रहे हैं, ताकि 2019 में इनकी फिल्म हिंदू मुस्लिम बन के हिट हो सके। अपील मेरी ये है कि यूनिवर्सिटी के लोग जो जहां से हम लोग प्रोडक्ट हैं जिसके, वो
पुख्तगी के साथ सुप्रीम कोर्ट में जहां पे भी मामला है, जफर साहब ने बहुत सही कहा, मैं इनके साथ बिल्कुल एग्रीड हूं कि ये खत्म होने वाला नहीं है, ये एक इशू थमाया गया है। हमें ये सिर्फ पूछना है कि भाई साहब ये बता दो कि 2014 के में आपने कहा था कि आप कुरान कंप्यूटर दोगे, कंप्यूटर कहां पे है? नंबर 1 पता बता दें, एड्रेस बता दें कहां पर है। 15 लाख का नहीं बताया, कोई बात नहीं, कंप्यूटर कहां पर है मियां भाई लोगों के लिए। दूसरा, विश्वविद्यालय कहां पर हैं जो हमारे देश के लोगों के लिए आपने कमिटमेंट किए थे? आपने कितने विश्वविद्यालय आप देने जा रहे हो? आप बजट क्यों आपने घटा दिया पूरे देश के विश्वविद्यालय जामिया का? के स्टेटस पे चर्चा निजीकरण सारे विश्वविद्यालयों का सरकारी जावड़ेकर साहब की, मोदी साहब की सरकार ने क्यों किया? यासिर जी ने एक बात नहीं बताई, मैं इनका मुरीद बन जाऊंगा एज अ जामई अगर आज ये कह दें कि भारत सरकार की हिम्मत नहीं है कि वो अल्पसंख्यक किरदार खत्म कर दे। मैं आपका मुरीद बन जाऊंगा अगर आप प्रधानमंत्री के किए हुए अभी तक के कार्य को सही से अगर आपने समझा है तो उसकी तारीफ करके दिखाएं। आप दोनों आप तो पीरो मुर्शिदी में लग जाएंगे, मैं कव्वाली गाऊंगा बस। मेरे लिए कव्वाली के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। आखिर में रफत साहब, मैं आप क्योंकि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं आपसे चाहता हूं कि आज की हमारे मसाइल का जो है आप हल तलाश करके मुझे अपने मुख्तसर बता दीजिए कि अब जामिया में किस तरह आगे बढ़ना। आपके चैनल के साथ साथ हम इनके साथ खड़े होंगे। अगर ये सिर्फ मेडिकल कॉलेज की बात क्या कर रहे हैं, किसी भी एजुकेशन की बात करें, और किसी भी, चूंकि मामला यहाँ पे मुसलमानों का है तो हम उसकी बात कर रहे हैं, एजुकेशन के फ़रोग़ की अगर ये बात करेंगे तो हम उसके साथ खड़े होंगे। लेकिन जहाँ तक माइनॉरिटी के स्टेटस की बात हो रही है, अभी उस पर बात हो रही है कि इसका फ्यूचर क्या होगा। देखिए, अगर आप माइनॉरिटी स्टेटस को हटाएंगे यहाँ पे, हम इसको अपोज करेंगे। इसलिए अपोज करेंगे कि यहाँ पे जो एक कौम है उसको एजुकेशन की बहुत बड़ी यहाँ पे ज़रूरत है, और उस ज़रूरत ये आप जो ख़त्म कर रहे हैं वो उसको नुकसान पहुँचेगा। बात रही सरकारी इसकी, मैं आपको यहाँ पे एक बहुत, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, लेकिन आपको 1 साल के बाद आप इसको टेप को चलाइएगा। अगर खुदा न खास्ता बीजेपी की सरकार आ गई दोबारा से, क्यों खुदा न खास्ता? इशारे नहीं लग रहे हैं वैसे, इशारे नहीं लग रहे वैसे। एक बात खत्म कर लेने दीजिए। अगर भाजपा की सरकार दोबारा आ गई केंद्र में, मरकज में, आप यकीन मानिएगा कि सरकार विड्रॉ कर लेगी ये चीज को। ये सारा मामला खेला जा रहा है पोलराइज करने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए, और झुंझुना आपको दिया जा रहा है कि कहीं आप सवाल ना पूछने लगे तो ये देखो मुसलमानों ने मेजॉरिटी पे क्या जुल्म किया हुआ है। अच्छा, मैं बोल लूं, खत्म कर दूं मैं, तो ये तमाम दिया जा रहा है। अगर सरकार आ जाती है, मकसद में कामयाब हो जाते हैं, ये तमाम की चीजें वापस ले ली जाएंगी, आप यकीन मानिएगा। देखिए, यही लोग कहते थे ना कि 2014 में सरकार आ जाएगी, मुसलमान बांग्लादेश चला जाएगा, पाकिस्तान चला जाएगा। एक नंबर तो बताएं। आप भेज रहे थे, एक तो आदमी को बताएं, हम तो फिर भी पकड़ लेते हो। एक आदमी तो बताएं आप। खैर नाज़रीन, बात बहुत संजीदा हो रही थी और जामिया मिल्लत इस्लामिया के अक़लियती किरदार को लेकर खुसूसी तौर पर हम आज हमारे मसाइल में बात कर रहे थे, लेकिन क्योंकि हमारे मसाइल बहुत ज़्यादा हैं तो हम भटक से जाते थे। मैं उसे भटकना इसलिए पूरी तरीके से नहीं कहूँगा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला हमारे सामने आ ही जाता है। लेकिन बहुत अच्छी बात जो जफ़र साहब ने भी कही, अमीर साहब ने भी कही और रिफत साहब ने भी, और सभी लोगों का एक सोचना यही है कि जामिया मिल्लत इस्लामिया को लेके सबसे बड़ी बात यह है कि यासिर जिलानी साहब की चाहे जो भी सोच रही हो, लेकिन वो भी जो हैं चाहते ये हैं कि जामिया मिल्लत इस्लामिया के लिए बेहतर हो। और जब इस तरह की सोच रखने वाले लोग दूसरी सफ़ में भी शामिल हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई जामिया का बाल भी बीका कर पाएगा। इस वक्त मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो है पूरे अदालती निज़ाम पर पूरा यकीन रखना चाहिए और भटकना नहीं चाहिए। हमें यकीन है कि अदालत से जो है जामिया के हक़ में ही फैसला होगा, और तब तक जो है हमें अदालत की तरफ जो है उम्मीद से अपनी नज़रें लगाकर देखना है। अगले हफ्ते फिर किसी नए मौजू के साथ हमारे मसाइल में शरीक होंगे। जामिया मिल्लत इस्लामिया के अक़लियती किरदार पर अपनी नज़र गड़ाए रखिए और अदालत की तरफ उम्मीद से देखते रहिए। खुदा हाफ़िज़।